हाँ देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कह दो, या फिर इसके तीन तरह से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, ई वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कह दो, तब भी वही चीज। ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल कह दो, तब भी वही चीज है। तो ये क्या है, वो मैटर नहीं करता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ध्यान से समझिए, कंडक्टर तभी समझ में आने वाला है आपको जब आप ये चीजें ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप चाहे से कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बोलो, या ई वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल बोलो, या ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल बोलो, इन सारे केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कैसा है, ये आपका एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर आर रेडियस का स्फीयर है कैपिटल आर का, और उस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिग्मा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लोगे आप, चार्ज दोगे, आपको पता है बात हो चुकी थी अपनी कि अंदर कंडक्टर के फील्ड भी नहीं होता और चार्ज भी नहीं होता है, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब तक आपका इस तरह से एडजस्ट होता है कि सारा के सारा चार्ज सरफेस पर आ जाए। ठीक है, तो आप गॉस लॉ से समझ सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके जो भी चार्ज है पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर फील्ड जीरो हो जाए, और अंदर फील्ड जीरो है तो गॉस लॉ से आप समझ चुके हैं, कोई भी आप वॉल्यूम लेंगे या कोई भी सरफेस इस तरह से लेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा। तो इसलिए बल्क में कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज दिया जाता है तो सारा कंडक्टर की सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया, चार्ज कहाँ जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी आप सिमेट्री से समझ लीजिए, नहीं तो और रीजन भी मिलेंगे आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने के जब हम कंडक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अभी ये चार्ज आप क्या है, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा चार्ज स्फीयर के ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ हो, इसके कारण सब जगह फील्ड कितना पैदा होगा, इसके बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखेंगे बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज जो लिखता है वो नॉन कंडक्टिंग चीजों के लिए लिखता है। ठीक है, किसी कंडक्टर के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज लिखना गलत है, बट कहीं मिल जाए मेंस वेंस में तो कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं तो यूनिफॉर्मली चार्ज वर्ड जो है ना, ये केवल नॉन कंडक्टिंग के लिए यूज होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का चार्ज हमारे बस में नहीं होता कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो उसकी मर्जी होती है, हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अंदर फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो कंडक्टर को कितना चार्ज आप देंगे, ये कंडक्टर को चार्ज देना हमारे बस में नहीं होता है, बट नॉन कंडक्टर पे जहां पे चार्ज रख दिया, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो वहीं पे वैसा की वैसा चार्ज रखा रह जाएगा, उसमें चार्ज कहीं नहीं जाएगा। इसमें आप अंदर रख दोगे चार्ज सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल। अब कंडक्टिंग शेल हो, ठीक है, तो कंडक्टिंग शेल में तो क्या स्फीयर पे सरफेस पे रहता है, तो अंदर मटेरियल ही नहीं है, फिर तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहे। तो चार्ज कंडक्टिंग शेल या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, या फिर ई वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इन सब का मतलब एक ही है। सब में क्या रखा हुआ है कि स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है और बाकी अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड कैसा होता है, तो एक बार निकालने के बाद जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिराइव करेंगे, बोर्ड में आएगा तो ये पूरा लिखना है बेटा इस तरीके से। ठीक है ना, अगर आपके बोर्ड में आता है तो आपको पूरा इस तरह से लिखना है कि एक लाइन की कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, जैसे चार्ज स्फीयर है तो आर ग्रेटर देन आर, मतलब बाहर पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, क्यू विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये सब पहले से पता है, कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, डायरेक्शन आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए यहाँ पर इस तरह की स्मॉल आर रेडियस की डॉटेड लाइन, किसको ये लिखना है पूरा ऐसे एग्जैक्ट लिखना होता है बोर्ड में। ठीक है ना, कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट पी।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम सिमेट्री एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन रेडियल डायरेक्शन। ये सिमेट्री से ही बोल रहा हूँ मैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स आप इमेजिन कर लें। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो सारी रिंग्स बनेंगी स्फीयर पे, सबके एक्सेस पर होगा। और रिंग की एक्सेस पर फील्ड क्या होती है, एक्सेस के अलॉन्ग ही होती है। नहीं तो सिमेट्री से आप बोल सकते हैं कि मैं कहूँ कि फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो इधर क्या स्पेशलिटी है जो इधर हो जाएगी। मैं कहूँ कि ई वेक्टर रेडियल नहीं है। क्या हुआ दीपेन, आवाज कट गई क्या? अरे रुको, एक मिनट रुको, ये खत्म करके देखते हैं, ठीक है ना। वॉइस का भी देखो, आपको दिखाता ही है, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर देखो। तो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल होगी, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई खासियत नहीं है कि फील्ड इधर आ जाए, या फिर इस डायरेक्शन में कोई खास बात नहीं है कि फील्ड उधर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सिमेट्री से बोल सकते हैं कि फील्ड क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। तो आपको गॉस लॉ लगाने से पहले से पता है कि फील्ड कैसी होगी, रेडियल होगी, तो इसलिए आपने गॉसियन सरफेस भी कैसी ली है, स्पेरिकल ली है, क्योंकि गॉस लॉ किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। आप स्फेरिकल नहीं लेके क्यूबिकल लेते तब भी वैलिड होता, बट हमारा पर्पस गॉस लॉ लगाने का होता है कि उस इंटीग्रेशन के बाहर आना चाहिए फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टर्म है, कैपिटल ई। क्योंकि कैपिटल ई अगर इंटीग्रेशन के आप बाहर नहीं ले पाए तो आप इससे फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया है कि जो आपकी गॉसियन सरफेस डॉटेड है, इस पर अगर गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिमेट्री से रेडियल डायरेक्शन में हो गई, तो कहीं पे भी देखो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो कितना आ जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी ए अब आपका ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, सेंटर के अबाउट किसी एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अलग हो जाए इम्पॉसिबल है। सारे पूरी गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन डी इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो जाएगा टोटल एरिया। तो कितना आ गया आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर फील्ड आ जाएंगी। तो कभी भी ध्यान रखो, कंडक्टर नॉन कंडक्टर इससे मतलब नहीं है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक स्फीयर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अपने सेंटर से बाहर आर डिस्टेंस पर, सरफेस के बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी में अगर केस नंबर 2 में लूं, केस नंबर 2 में क्या है कि अगर सरफेस की बात करूं मैं, सरफेस पर, तो देखो मैं सरफेस पे बात कर रहा हूँ, आर इक्वल टू आर पे, तो आर रेडियस की गॉसियन सरफेस ले लेंगे, तो वहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये मैं नॉन कंडक्टिंग क्यों देख रहा हूँ, इसमें और नहीं है क्या, एक ही लिया मैंने, कोई बात नहीं। केस नंबर 2 देखते हैं, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का देखिए आप।